जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भूगोल का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मैं उन बातों पर बात करूंगा जिन बातों को आप लोग भली भांति से जानते हैं। जैसे हम लोग कहां पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर सभी लोग भली भांति से जानते हैं। और पृथ्वी क्या है? ग्रह है, ये भी आप जानते हैं। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी के अलावा भी ग्रह हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। अब ग्रह के भी, ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं, जो आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, उन्हीं आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। तो आप ग्रह भी जानते हैं, उपग्रह भी जानते हैं, क्षुद्र ग्रह भी जानते हैं। जैसे पिछले वर्ष अप्रैल 2020 में यह न्यूज में आ रहा था कि एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आ रहा है। एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आ रहा है, लेकिन पृथ्वी पर नहीं आया, वो अंतरिक्ष में चला गया, बाहर चला गया। तो एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह भी पढ़ते हैं, जानेंगे। और क्षुद्र ग्रह के अलावा अन्य आकाशीय पिंड हैं, जैसे धूमकेतु है, उल्का पिंड है ना, टूटता हुआ तारा है। इन सभी बातों को आप जानते हैं। तो ये सभी चीजें हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रिकाएं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, अन्य आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड हैं। ये सभी के सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। क्या फ्रेंड्स? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? तो ये भी आप जानते हैं कि आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति अगर कोई है तो वो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इस सूर्य के पास अपार मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड है, इसके जहां भी इसका चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसके भीतर जो भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या खगोलीय पिंड है, वो सभी के सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो भूगोल में इसी जो सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रिकाएं या खगोलीय पिंड जो चक्कर लगा रहे हैं, भूगोल में इसी को एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसे सौर मंडल कहते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले, मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सौर मंडल का। कौन सा फ्रेंड्स? सौर मंडल। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सौर मंडल में एक सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह, उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर प्लस मंडल। सौर प्लस मंडल, जहां सौर का आशय सूर्य से है फ्रेंड्स, सौर का आशय सूर्य से है और मंडल का आशय परिवार से है। सौर का आशय सूर्य से है, मंडल का आशय परिवार का है। अगर इसी में आप कंजंक्शन का जोड़ देंगे तो हो जाएगा सूर्य का परिवार। यानी हम लोग आज डिटेल से जानने वाले हैं सूर्य के परिवार के बारे में। हाँ, सूर्य के भी परिवार होते हैं। तो सूर्य के परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं? तो पहला सूर्य ही आएगा। और सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है। तो उसके सूर्य के अलावा क्या ग्रह है और प्लस उपग्रह भी हैं। ग्रह, उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा क्या है? क्षुद्र ग्रह भी हैं। क्या? क्षुद्र ग्रह भी हैं, जैसे प्लूटो है, सेरस है, जेना है ना, ये सारे क्या हैं? क्षुद्र ग्रह भी हैं। तो क्षुद्र ग्रह भी हम लोग सौर मंडल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ खगोलीय पिंड है। क्या? कुछ खगोलीय पिंड है, जैसे धूमकेतु है, उल्का पिंड है, टूटता हुआ तारा है ना। तो इन सभी खगोलीय पिंड को भी सौर परिवार में, यानी सौर मंडल में हम लोग पढ़ेंगे, सूर्य के परिवार में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह के बारे में नहीं बताएंगे, विशेष तौर पर आज हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे और खगोलीय पिंड के बारे में जानेंगे डिटेल से। तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि सूर्य क्या है और सूर्य के जो चारों ओर क्या ग्रह, उपग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, इसी को सौर मंडल कहा जाता है। और अगर और डिटेल में जाएं तो सौर मंडल कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि क्या आकाश गंगाएं कई प्रकार की होती हैं। आकाश गंगाएं
कई प्रकार की होती हैं। कुछ सर्पिलाकार आकाशगंगा होती हैं, दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा होती हैं, कुछ अनियमित आकाशगंगा, इसे मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो जो अपनी आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, मिल्की वे है, ऐरावत पथ है, या इसी को स्वर्ग की गंगा कहा जाता है। तो जो अपनी आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार आकाशगंगा है। और मैं आपको बताया था कि पहली भुजा में आदि तारे हैं यानी पुराने तारा हैं, लेकिन जो दूसरी भुजा है, इसी दूसरी भुजा में अपना सौर मंडल है। क्या सौर मंडल है। और तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है, यानी नवीन तारों का निर्माण होता है। और जो इस आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। क्या आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। इन सभी बातों को मैं डिटेल से बता चुका हूँ, लेकिन सौर मंडल पढ़ा रहा था, इसलिए मैं यहाँ जाना उचित था, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तब ये समझ में आएगा। तो जो ये सौर मंडल है दूसरी भुजा में है, यह सौर मंडल इस केंद्र का चक्कर लगा रहा है। सौर मंडल इस केंद्र का चक्कर लगा रहा है। यह चक्कर सौर मंडल भी केंद्र का चक्कर लगा रहा है, और यह चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। कितने? 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। क्या? सौर मंडल। और सौर मंडल में सभी चीजें, सूर्य है, ग्रह उपग्रह, जो भी सारी चीजें हैं वो सौर मंडल, ये सभी के सभी एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करते हैं। इसी 25 करोड़ वर्ष को ही एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। एक ब्रह्मांड वर्ष। तो ब्रह्मांड वर्ष भी आपका क्लियर हो गया होगा कि जो सूर्य चारों ओर इसके चक्कर लगा रहा है वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी पश्चिम से पूरब की दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा है। कितने दिनों में? तो 25 करोड़ वर्ष में। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि सौर मंडल, इसी 25 करोड़ वर्ष को ही ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। तो आपका यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सौर मंडल के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को। सौर मंडल आपको क्लियर हो गया होगा कि सौर मंडल आकाशगंगा के दूसरी भुजा में है। और आपका यह ब्रह्मांड का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि तारे, जो तारा है, सूर्य क्या है? तारा है, और तारा के समूहों को तारा मंडल कहा जाता है। और तारा मंडल के समूह को ही, जो गैलेक्सी अभी मैं बताया था, आकाशगंगा बनाया था, एक गैलेक्सी कहा जाता है। और इन्हीं गैलेक्सियों के पूरे संपूर्ण समूह को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। कितने? 100 अरब गैलेक्सी हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो सौर मंडल में आज हम लोग सूर्य को डिटेल से पढ़ेंगे। क्या? सूर्य के बारे में आज हम लोग डिटेल से। तो सूर्य की सबसे पहले हम लोग संरचना देखेंगे। क्या? सूर्य की हम लोग संरचना देखेंगे। और संरचना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सूर्य के केंद्र को, सूर्य के केंद्र के बाद विकिरण क्षेत्र को, विकिरण क्षेत्र के बाद हम लोग देखेंगे संवाहिनी क्षेत्र को, संवाहिनी क्षेत्र के बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश मंडल को, प्रकाश मंडल या इसी को दीप्ति मंडल भी कहते हैं या फोटोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ण मंडल को, वर्ण मंडल के बाद लास्ट जो बाह्य परत है सूर्य को, उसे कोरोना कहा जाता है या इसी को क्रीट कहा जाता है। क्या? इसी को क्रीट भी कहा जाता है, कोरोना या क्रीट। तो इतने बारे में सूर्य के, अगर आप इतने चीजों को जान लेंगे तो सूर्य को संपूर्ण रूप से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूर्य के केंद्र की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूर्य के केंद्र की। तो सूर्य के केंद्र की बात अगर हम करें, सूर्य के केंद्र की हम बात करेंगे, तो सूर्य के केंद्र को कोर कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? सूर्य के केंद्र को कोर कहा जाता है। और कोर में आपको दो बातों पर ध्यान देना है। कोर में आपको दो बातों पर ध्यान देना है। पहला कि कोर का तापमान कितना है, यानी सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, या आप इसी को कह सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कहिए या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस कहिए, बात एक ही है। जब इतना ज्यादा तापमान है तो जो इसके केंद्र की जो भी पदार्थ है वो सभी के सभी प्लाज्मा के रूप में आ जाते हैं। और आपको पता है कि गैस की चौथी और
चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, जैसे गैस, ठोस, द्रव, चौथी अवस्था क्या प्लाज्मा के रूप में होती है ना पदार्थों की। तो केंद्र 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कोर का क्या है तापमान है। इतना टेम्परेचर है तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो क्या हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, तीसरा हाइड्रोजन का निर्माण होगा। तो यहीं से क्या नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होगी। मतलब दो हाइड्रोजन नाभिक जब आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं तो एक तीसरे नाभिक का निर्माण होता है। इन दोनों नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से इस नाभिक का द्रव्यमान कम होगा। जो कमी आएगी वही कमी ऊष्मा में बदल जाएगी या ऊर्जा में बदल जाएगी, ऊष्मा या ऊर्जा में बदल जाएगी। इसी ऊष्मा या ऊर्जा से जो भी तारे होते हैं वो चमकते हैं, प्रकाश हमें देते हैं, ऊष्मा देते हैं। इसका कारण नाभिकीय संलयन का क्रिया है। तो तारों का जन्म भी मैं पिछले क्लास में डिटेल से बता दिया था, लेकिन हिंट थोड़ा से दे दिया कि इसी केंद्र में ही हाइड्रोजन नाभिक का संलयन हो रहा है, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। और जो ये हाइड्रोजन है ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, यही कोर में। तो कोर में दो चीजों को ध्यान रखना है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, इसी क्रिया के द्वारा ही हमें प्रकाश मिलता है। सभी तारे चमकते हैं, जो भी पूरे ब्रह्मांड के जितने भी तारे हैं वो सभी तारे चमकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले पिंड के रूप में होते हैं। अगर आप इसे डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप पिछली क्लास में प्लेलिस्ट में तारों के जन्म में देख सकते हैं, तो वहाँ डिटेल से मैं बताया हूँ। तो ये पहली क्या होगा, कोर हो गया यानी केंद्र हो गया। अब तारों का सूर्य के विकिरण क्षेत्र है। क्या? सूर्य का विकिरण क्षेत्र, सूर्य का विकिरण क्षेत्र, सूर्य का विकिरण क्षेत्र हो गया। और तीसरी भुजा है सूर्य का संवाहनी क्षेत्र। कौन सा? संवाहनी क्षेत्र, संवाहनी क्षेत्र, सूर्य का संवाहनी क्षेत्र। तो जो सूर्य का विकिरण क्षेत्र होता है इसी से रेडियो एक्टिव वेव जनरेट होती है। क्या? इसी से रेडियो एक्टिव वेव जनरेट होती हैं। रेडियो एक्टिव वेव क्या? ऐसी धारा जो हमेशा एक्टिव रहती हैं उसी को रेडियो एक्टिव वेव कहते हैं, रेडियो एक्टिव धारा कहते हैं। जैसे पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी के धरातल पर गिर जाए, मनुष्य के ऊपर अगर उस किरण की छाया पड़ जाए तो मनुष्य में कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, समताप मंडल में एक ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। वही परत एक तरह से कंबल के रूप में काम करती है, क्योंकि जो भी सौर की विकिरण पराबैंगनी किरणें आती है वो ओजोन परत उसे अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, पृथ्वी के धरातल पर नहीं आने देती है। इन सभी बातों को मैं वायुमंडल जब पढ़ाने लगूंगा तो वहां से डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पर केवल ध्यान देना है विकिरण क्षेत्र में ही क्या रेडियो एक्टिव वेव जनरेट होती हैं, तरंगे जनरेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें। तो हो गया क्या? सूर्य का कोर हो गया, सूर्य के केंद्र को कोर कहा जाता है। उसके बाद विकिरण क्षेत्र हो गया, संवाहनी क्षेत्र से होते हुए किरण निकलती है। अब अगला आप देखेंगे अगली परत, तो अगली परत है जिसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या फ्रेंड्स? अगली परत को कहा जाता है प्रकाश मंडल। अगली परत को ही कहा जाता है प्रकाश मंडल। कौन सा फ्रेंड? प्रकाश मंडल, या इसी को दीप्ति मंडल कहा जाता है, या इसी को फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर मतलब कि जिसे हम देख सकते हैं ना, तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं सुबह, या सूर्यास्त के समय करते हैं, या दिन में देखते हैं सूर्य को जो देखते हैं हम, जो अपने आंखों से देख रहे हैं सूर्य को, वो वास्तव में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। न तो इसके केंद्र वाले भाग को देख पाते हैं, ना तो बाह्य वाले भाग को देख पाते हैं। हम लोग केवल और केवल प्रकाश मंडल को देखते हैं। इसी को दीप्ति मंडल या फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। तो प्रकाश मंडल में का अगर तापमान देखा जाए तो प्रकाश मंडल का टेम्परेचर यानी तापमान 5500 से
6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी अगर मोटाई पूछा जाए, या मतलब यहाँ से जैसे संवहनी क्षेत्र वाली परत है, ये कौन सी है? प्रकाश मंडल वाली परत है। तो यहाँ से यहाँ की अगर मोटाई देखा जाए तो लगभग 300 किलोमीटर इसकी मोटाई है चारों तरफ ना, 300 किलोमीटर मोटाई। तो प्रकाश मंडल में दो घटनाएं घटित होती हैं। वैसे वास्तव में एक घटना घटित होती है, लेकिन उससे दो चीजें उत्पन्न होती हैं। देखिए, ये प्रकाश मंडल वाला क्षेत्र है। प्रकाश मंडल से सौर तूफान निकलता है। क्या? सौर तूफान निकलता है। वो इतनी तीव्र गति से निकलता है, इतनी तीव्र गति से निकलता है कि जो सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र होता है इसे पार होकर अंतरिक्ष में चला जाता है। क्या? सौर तूफान। इसी को, सौर तूफान को ही कहा जाता है सौर ज्वाला। क्या? सौर ज्वाला कहा जाता है, या इसी को सौर पौने भी कहते हैं। क्या? सौर पौने भी कहते हैं। सौर ज्वाला या सौर पौने कहते हैं, अंतरिक्ष में चला जाता है। लेकिन मान लीजिए, लेकिन बाई चांस अगर एक पृथ्वी पर आ जाए, कहाँ पर? पृथ्वी पर आ जाए। पृथ्वी पर आने से पहले उसे वायुमंडल से टकराना पड़ेगा। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जब ये सौर किरणें या सौर ज्वाला या सौर पौने जब पृथ्वी के वायुमंडल के से टकराती है, तो वायुमंडल में क्या है? गैस है, धूलकण है ना, हवा है, हवा में क्या है? धूलकण है ना। तो जब उन धूलकणों से टकराती है तो यहाँ पर घर्षण उत्पन्न होता है। क्या फ्रेंड्स? यहाँ पर घर्षण उत्पन्न होता है। इसी घर्षण से फ्रेंड्स रंगीन प्रकाश दिखाई देने लगता है। क्या? रंगीन प्रकाश दिखाई देने लगता है। और इसी रंगीन प्रकाश को ही ऑरोरा लाइट कहा जाता है। क्या? ऑरोरा लाइट कहा जाता है। और इसे उत्तरी ध्रुव पर अलग नामों से जाना जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर अलग नामों से जाना जाता है। इसी ऑरोरा लाइट को या रंगीन प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पे अगर आप जाएंगे तो इसे ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। इसे ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। बोरियोलिस कहा जाता है। वैसे लिखा होगा लिस, वैसे लिखा होगा बोरिया लिस लिखा होगा, लेकिन बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस कहाँ? उत्तरी ध्रुव पे कहा जाता है। कहाँ? उत्तरी ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव पे। और लेकिन इसी को दक्षिणी ध्रुव पे कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। कौन? क्या? ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब आप याद कैसे करेंगे? ऊपर क्या है? ऊपर ध्रुव के तरफ ऑरोरा बोरियोलिस कहेंगे, और नीचे क्या कहेंगे? ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। सबसे नीचे कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो सबसे नीचे क्या? ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या? ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो एक घटनाएं घटित होती है। पहला सौर तूफान के कारण। अब यहीं पर जब ये सौर तूफान जहां से जनरेट होता है, जब ये सौर तूफान उत्पन्न होकर यहाँ चला जाता है तो क्या होता है? यहाँ से जब चला जाता है तो यहाँ पर काला दिखाई देने लगता है, एक तरह से काला धब्बा दिखाई देने लगता है। इसी स्थान से जहां से उत्पन्न हुई थी सौर तूफान, इसी स्थान से क्या होता है? काला धब्बा दिखाई देने लगता है इसी प्रकाश मंडल में। इसी काले धब्बे को भूगोल में एक नाम दिया गया है सन स्पॉट। क्या? सन स्पॉट, या इसी को सौर कलंक कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? इसी को सौर कलंक भी कहते हैं। सन स्पॉट या सौर कलंक का कारण क्या है? सौर आंधियों का आना, सौर तूफान का आना। तो सौर तूफान आता है, जिस स्थान पे आता है उसी स्थान पर काला काला धब्बा दिखाई देने लगता है सूर्य में। यह घटना भी प्रकाश मंडल के अंतर्गत ही आता है। इसी को सन स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं। यह इसके केंद्र को अगर पूछा जाए और डिटेल से अगर आप जाएंगे तो इसके केंद्र को अम्बरा कहा जाता है। क्या? इसके केंद्र को अम्बरा कहा जाता है। और जो ये प्रकाशित क्षेत्र है, इस प्रकाशित क्षेत्र को पेन अम्बरा कहा जाता है। क्या? पेन अम्बरा कहा जाता है। और इसका अगर टेम्परेचर पूछा जाए, सन स्पॉट या सौर कलंक का टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। यह प्रभावी जिस वर्ष होता है, वैसे अनुमान माना गया है कि 11 वर्ष पर सौर कलंक प्रभावित होता है या सन स्पॉट प्रभावी होता है। जिस वर्ष यह प्रभावी होता है उस वर्ष फ्रेंड्स जो सिग्नल
वगैरह है या संचार व्यवस्था है वह ध्वस्त हो जाती है, यानी सिग्नल काम करना बंद कर देता है। क्या? सिग्नल काम करना बंद कर देता है। तो यह भी घटना कहाँ? सौर कलंक के कारण ही होता है या सन स्पॉट के कारण। और ये सौर पवन या सौर ज्वाला या सौर कलंक या सन स्पॉट कहाँ घटित होते हैं? तो प्रकाश मंडल में। और प्रकाश मंडल का टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सौर कलंक का अगर टेम्परेचर पूछे तो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। अब अगली परत को आप देखेंगे तो अगली परत कौन सी है? वर्णमंडल है। कौन सी है फ्रेंड्स? अगली परत वर्णमंडल है। कौन सी? वर्णमंडल है। वर्णमंडल को ही क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। वर्णमंडल को ही क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। इसे एक तरह का वर्णमंडल को एक तरह से सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। जबकि जो प्रकाश मंडल है या फोटोस्फीयर है इसे सूर्य का धरातल कहा जाता है। लेकिन जो वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर है इसे सूर्य का मध्य मंडल या वायुमंडल भी कहा जाता है। इस वायुमंडल में क्या होता है? वर्णमंडल में क्या होता है? जो गैसें होती हैं वो जलती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ वर्णमंडल में भी गैसें जलती हुई दिखाई देती है। तो ये वर्णमंडल की बात हो गई। इसके बाद जब आप आखिरी परत देखेंगे, इसके बाद आखिरी परत पर आप जाएंगे, जो सूर्य की आखिरी परत है उसे कोरोना कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? उसे कोरोना कहा जाता है। जो आपको परेशान कर रहा है उस कोरोना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सूर्य के जो बाह्य परत है उसकी बात कर रहा हूँ। उस परत को कोरोना या क्रीट कहा जाता है। कोरोना या क्रीट कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है फ्रेंड्स कि जो ये कोरोना या क्रीट है ये हमें दिखाई नहीं देता है वैसे सिंपल दिनों में। यह दिखाई तभी देता है जब सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? मतलब ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो जिस सामने ये चंद्रमा आता है पृथ्वी के, उस सामने से सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब यह घटना घटित होती है तो जो चंद्रमा होती है वो एक तरह से बीचों बीच ढक लेती है सूर्य को, और एकदम बाह्य परत जो बची होती है वही दिखाई देती है। और उसी को कौन सी परत कहा जाता है? बाह्य परत या कोरोना या क्रीट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स सूर्य के बारे में डिटेल से बात हुई। इसके छोटे छोटे और प्रश्न भी पूछ सकते हैं फैक्चुअल, जैसे सूर्य का व्यास। वैसे क्लियर हो गया होगा। सूर्य के केंद्र में दो घटनाएं याद करना है। एक टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन, और इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। उसके बाद विकिरण क्षेत्र से रेडियो एक्टिव वेव तरंगें जनरेट होती है। उसके बाद संवहनी क्षेत्र से होते हुए चलती हैं। प्रकाश मंडल में आ जाते हैं तो वहीं पर सौर पवन या सौर ज्वाला की घटना घटित होती है। यहीं पर सौर कलंक या सन स्पॉट की घटना घटित होती है। और इसका टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन सौर कलंक का अगर टेम्परेचर पूछे तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आप आएंगे तो वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। वर्णमंडल को ही एक तरह से सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है ना, उसी तरह सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर को। और इसमें भी गैसें जलती हुई दिखाई देती है। सबसे लास्ट परत को कोरोना कहा जाता है या क्रीट कहा जाता है। यह केवल और केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। कब? सूर्य ग्रहण के समय ही। अगर सूर्य का व्यास पूछे, सूर्य का व्यास का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक केंद्र की ये क्या होगी? त्रिज्या होगी। यहाँ से यहाँ ये क्या? त्रिज्या होगी। लेकिन इन दोनों को मिला देंगे तो आप क्या होगा? व्यास होगा। अगर इसके व्यास की बात अगर करें तो व्यास इसका है 13,92,000 किलोमीटर। कितना? 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। लगभग कितना? 13,92,000। अगर इसकी उम्र की बात पूछे, आयु यानी एज की बात पूछे, तो सौर मंडल या इसकी एज की बात पूछे तो लगभग 4.5 करोड़ वर्ष
या इसी को किसी किसी किताब में 7 भी दिया गया है। 4.5 से 4.7 करोड़ वर्ष मतलब पूर्व, मतलब कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य यानी सौर मंडल का जन्म हुआ था। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। अगर पूछ ले कि सूर्य में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की मात्रा है 70.6% और हीलियम की मात्रा है 27.4%, 2% अदर गैसों की मात्रा है। हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, तो 70.6%। हीलियम की मात्रा कितना है, तो 27.4%, 2% अदर गैस है। क्या अदर गैस है, 2%। तो ये मोटा मोटा सूर्य के बारे में डिटेल से बात हुई फ्रेंड्स। इस यहाँ से ज़्यादा प्रश्न कोई कहीं नहीं पूछेगा। सूर्य के बारे में इतना ही प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स, इसके आगे नहीं बनेगा प्रश्न। और आपको समझ में अगर आ गया होगा तो चाहे स्टेटमेंट कंक्लूजन में प्रश्न पूछे या डायरेक्टली प्रश्न पूछे, आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। और आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो जीएस के, वो उस प्रैक्टिस सेट के में सूर्य वाला जो चैप्टर हो सौरमंडल वाला, तो वहाँ से आप साल में करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब कितना हद तक एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तभी पता चलेगा। वैसे तो अब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना गहराई से पढ़ा रहे हैं नहीं। जब आप स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ किसी टीचर से पढ़े हैं। तो इसके अलावा 2 खगोलीय पिंड के बारे में मैं बताऊंगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट समझ लूंगा। धूमकेतु या पुच्छल तारा, क्या धूमकेतु या पुच्छल तारा, धूमकेतु या पुच्छल तारा बताऊंगा पहला। और दूसरी चीज बताऊंगा उल्का पिंड, उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा, उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा, इन 2 बातों को बता दूं। तो धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है, तो धूमकेतु जो पिंड एक तरह से पिंड होता है, यह बर्फ से, धूल कण से और गैसों से मिलकर एक क्या है, पिंड ए भी है। क्या धूमकेतु या पुच्छल, धूमकेतु भी क्या है, एक पिंड है। किससे बना है, तो बर्फ से बना है, धूल कणों से मिलकर बना है, गैसों से मिलकर एक पिंड बना है। इस पिंड को धूमकेतु कहा जाता है। यह भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन यह सूर्य का चक्कर कैसे लगा रहा है, परवलयाकार चक्कर लगा रहा है, गोला चक्कर नहीं लगा रहा, परवलयाकार चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए क्या है, धूमकेतु है। तो जब यह धूमकेतु पिंड सूर्य का चक्कर लगाते लगाते यहाँ पहुंचेगा, जब यह पिंड यहाँ पहुंचेगा, यहाँ दूर है लेकिन यहाँ से यहाँ जब पहुंचेगा तो सूर्य का तापमान सर्वाधिक है, तो इसलिए जब यहाँ पर पिंड पहुंचेगा तो यह पिंड क्या होगा, पिंड गर्म हो जाएगा, गर्म होकर जलने लगेगा। तो इसमें जो गैसें मिली हैं ये सभी फुहारे के रूप में ये सब बाहर, ये सभी के सभी गैसें चली जाएंगी पीछे की ओर, गलकर कहाँ गैसों के रूप में उड़ जाएंगी। तो एक तरह से यहाँ जब आएगी तो पूंछ जैसी रचना का निर्माण होता है। इसी को पुच्छल तारा कहा जाता है, इसी को पुच्छल तारा कहा जाता है। और इसका मुख क्या है, इस सूर्य की तरफ है, पूंछ कहाँ है, पीछे की तरफ है। तो यही भी प्रश्न पूछता है कि जो धूमकेतु या पुच्छल तारा होता है उसका मुख किस तरफ होता है, तो सूर्य की तरफ। पूंछ किस तरफ होता है, तो पीछे की तरफ होता है। इसके उदाहरण में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है हेली का पुच्छल तारा। कौन सा, हेली का पुच्छल तारा, हेली का पुच्छल तारा। यह 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। 1986 में यह हेली का पुच्छल तारा दिखाई दिया था। कब दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। अब पुनः यह 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगा, पुनः 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगा। ये धूमकेतु या पुच्छल तारा हो गया। अब लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा।
उल्कापिंड टूटता हुआ तारा क्या है? यह पृथ्वी से संबंधित है। क्या उल्कापिंड पृथ्वी से संबंधित है? मान लीजिए पृथ्वी है, क्या है ये? पृथ्वी है। पृथ्वी की ये क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल है। तो कोई आकाशीय पिंड जब यह चक्कर लगाते हैं अंतरिक्ष में, आप जानते हैं कि सभी जो भी पिंड हैं वो घूम रहे हैं। क्या? वो घूम रहे हैं। को मान लीजिए पिंड क्या हुआ कि घूमते घूमते आकर पृथ्वी के वायुमंडल की परतों से टकरा गया। क्या? जो ये पिंड था, उल्का पिंड था, ये घूमते घूमते आकर पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा गया। तो टकराने के बाद क्या होगा? यहाँ पर घर्षण होगा, उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। क्या होगा? परतों से जब गैसों से टकराएगा, जब पिंड घर्षण उत्पन्न होगा, क्या होगा? जलने लगे। जैसे आप गिट्टी दो ले लीजिए, उसके बाद उसके घिसते रहिए, देखिए उसमें से आग निकलने लगेगी। ठीक उसी प्रकार से उल्का पिंड जब इसके परतों से जब टकराएगा तो यहाँ से आग निकलने लगेगी, और यह जो पिंड रहेगा, उल्का पिंड रहेगा, ये जलने लगेगा। तो इसी जलते हुए उल्का पिंड को ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। क्या? इसी जलते हुए उल्का पिंड को ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। अब यह उल्का पिंड मान लीजिए जल गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बाई चांस मान लीजिए ये जला, कुछ भाग जल गया, कुछ भाग बच गया, तो क्या होगा? ये पिंड जो रहेगा वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। क्या फ्रेंड्स? वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। जब ये पृथ्वी पर गिरेगा तो यहाँ पर गड्ढा बन जाएगा। जैसे आप 5 किलो का बांट लीजिए और जमीन पर ऐसे गिरा दीजिए, तो देखिएगा वहां पर थोड़ा छोटा सा गड्ढा बन जाएगा गहराई से ना। तो जब ये इतना वजनी अगर पिंड है पृथ्वी पर गिरेगा, क्या होगा? गड्ढा बन जाएगा। तो इसी गड्ढा को उल्का गड्ढा या क्रेटर गड्ढा कहा जाता है। इसी गड्ढे को उल्का गड्ढा या क्रेटर गड्ढा कहा जाता है। लेकिन भविष्य में आगे बरसात तो होना ही होना है, या नदी के माध्यम से, किसी पानी के स्रोत के माध्यम से इस गड्ढे में पानी भर जाए, इस गड्ढे में पानी भर जाएगा। तो इसी जब पानी भर जाएगा, इसी पानी वाले क्षेत्र को उल्का झील, या इसी पानी वाले क्षेत्र को, अब इस गड्ढे में अगर पानी, झील किसे कहते हैं? मतलब कि पानी का वह क्षेत्र जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो। तब जब ये गड्ढा गिरेगा किसी स्थल पे, चारों तरफ से स्थल से घिरा ही रहेगा, जब इसमें पानी भर जाएगा, इसी को उल्का झील या क्रेटर झील कहा जाता है। उल्का झील या इसी को क्रेटर झील कहा जाता है। क्या? क्रेटर झील कहा जाता है। और भारत की सबसे प्रसिद्ध झील है महाराष्ट्र की लोनार झील। कौन सी? महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील है। और अगर विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर पूछे तो अमेरिका का बैरिंजर क्रेटर है। और एक विश्व प्रसिद्ध है झील टीटीकाका झील। कौन सी? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील कहाँ है? तो टीटीकाका झील आप जाएंगे दक्षिणी अमेरिका में, आप जाएंगे दक्षिणी अमेरिका में, तो यहाँ पर चिली देश है, और यहाँ पर पेरू देश है, और यहीं पर एक देश है बोल्विया। ये कौन सा देश है? पेरू है, और यहीं पर बोल्विया है, बोल्विया है। और इसी पेरू और बोल्विया के इसी सीमा पर टीटीकाका झील है। यह झील भी उल्का झील से, यह झील भी उल्का झील या क्रेटर झील है। तो यह प्रश्न पूछता है टीटीकाका किस प्रकार की झील है? तो उल्का झील या क्रेटर। जब हम झील पढ़ाएंगे तो वहां पर झील कितने प्रकार की होती हैं जब उसे बताने लगेंगे तो ये फिर से बातें होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।